गुड मॉर्निंग रक्षा। गुड मॉर्निंग मुस्कान। गुड मॉर्निंग प्रिया। गुड मॉर्निंग राकेश। गुड मॉर्निंग अपूर्वा। गुड मॉर्निंग तोशी। गुड मॉर्निंग सुधीर। रोहित गुड मॉर्निंग। So only 7 attendees are there in class. Where is other students? So let's start our topic, economics. So in economics, we continue our chapter. The name is collection of data. कलेक्शन ऑफ डेटा का हमारा जो चैप्टर है वो हम रीड आउट कर रहे थे, वो हमारा टॉपिक चल रहा था, तो उसको आगे हम कंटिन्यू करते हैं। तो आगे देखते हैं, जैसे कि अभी मुझे स्टूडेंट दिखाई दे रहे हैं, प्रिया है। तो प्रिया बेटा, आपका शायद आपने फर्स्ट क्लास आप ले रहे हो, आपकी पहली क्लास है इकोनॉमिक्स की आज। ओके। तो अभी तक क्लास कैसे नहीं ली थी? मैं माइक ऑन कर रहा हूँ, प्लीज आप मुझे आंसर दीजिए। आप एक्सेप्ट कीजिए टॉपअप, आपका वहां पे मैसेज आया हुआ है, देखिए। चलिए कोई बात नहीं, अगर नहीं कर पा रहे हो तो भी कोई बात नहीं। देखिए, फिर भी मैं आपको बताना चाहूंगा प्रिया कि अभी इतना ज़्यादा कोई खास चीज़ें चली नहीं है। मैं आपको एक बार थोड़ा सा इसका इकोनॉमिक्स का बता दूं कि अभी तक हमने जो चैप्टर्स इकोनॉमिक्स का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पढ़ा था, एंड देन हम इकोनॉमिक्स को 11th क्लास के अंदर दो पार्ट में डिवाइड किए हुए हैं। पहला हमारा पार्ट है इंडियन इकोनॉमिक्स का, दूसरा पार्ट है स्टैटिस्टिक्स का। तो हम वो पार्ट स्टार्ट किए हैं जो आपने पहले भी पढ़ा हुआ है, जिसका नाम है स्टैटिस्टिक्स। और स्टैटिस्टिक्स आप 10th क्लास के अंदर भी पढ़ के आ चुके हैं, तो आपके लिए बहुत ही इजी हो जाएगा। 50 मार्क्स की स्टैटिस्टिक्स है और 50 मार्क्स की इंडियन इको है। तो मैंने पहले भी कहा था बच्चों को कि हाँ बेटा, अपूर्वा कर दी रिकॉर्डिंग स्टार्ट। अपूर्वा ध्यान रखती है। चलिए, बहुत अच्छी बात है। तो अगर मैं बात करूं स्टूडेंट्स, बहुत ही इजी सब्जेक्ट है आपके लिए प्रिया। और आप इसको जब आप पढ़ेंगे तो आपको बहुत ऐसा लगेगा कि अ, मतलब एक तरीके से जो आप पहले पढ़ चुके हैं वही सारी चीजें भी इसके अंदर है। तो आपको ऐसा फील नहीं होगा कि हम क्या पढ़ रहे हैं, क्योंकि 11th क्लास के अंदर आपने अभी तक देखे होंगे कि बहुत सारे चैप्टर्स या फिर बहुत सारे टॉपिक्स या बहुत सारे सब्जेक्ट्स आपके इस तरीके से आपको नए दिखाई दे रहे हैं, जो कि आपने अभी तक नहीं पढ़े थे। लेकिन इकोनॉमिक्स की पॉइंट ऑफ व्यू की बात करूं मैं, तो ये आपका इकोनॉमिक्स आगे भी काम आएगा। आगे इन द सेंस, मतलब जब आप 12th पास आउट कर लोगे तो वहां पर आपको जो आपकी कॉलेज करोगे तो उसके अंदर आपके लिए ये सब्जेक्ट आएगा ही आएगा, जैसे कि अकाउंटेंसी और बीएसटी आता है। तो ये सब्जेक्ट आपने लिया है तो उसके लिए मैं आपको इसके बेनिफिट्स बता रहा हूँ। बाकी अभी तक कुछ भी खास नहीं किया हमने। कलेक्शन ऑफ डेटा हमारा चैप्टर चल रहा था। डेटा क्या होता है? इंफॉर्मेशन होती है जो कि हम क्या करते हैं, कलेक्ट करते हैं। और डेटा को कलेक्ट करने के बाद में हम क्या करते हैं, उस डेटा को स्टडी करते हैं, उसको एनालाइज करते हैं, और फिर उसके
ऊपर हमारे कंक्लूजन निकालते हैं, कंक्लूजन ड्रॉन करते हैं। तो फिर उस केस में जो भी हमारा डेटा है वो हमें मिलने के बाद में हम उस डेटा के ऊपर वर्क करते हैं। लेकिन पहले हम डेटा के बारे में पढ़ रहे हैं कि डेटा कहाँ कहाँ से कलेक्ट किया जा सकता है। तो अभी हमने अलग अलग सोर्स पढ़े थे डेटा के। तो एक तो प्राइमरी सोर्स और एक सेकेंडरी सोर्स। तो प्राइमरी सोर्स के बारे में मैंने सभी को बताया था कि प्राइमरी सोर्स क्या होता है कि फर्स्ट टाइम जहाँ से हम डेटा को कलेक्ट करते हैं वो प्राइमरी सोर्स होता है। फर्स्ट टाइम, पहली बार में जहां से हम डेटा को कलेक्ट करते हैं वो हमारा प्राइमरी सोर्स होता है। ठीक है। और सेकेंडरी सोर्स किसको बोलते हैं? सेकेंडरी सोर्स बोलते हैं कि जो ऐसा डेटा जो कि पहले ऑलरेडी किसी के द्वारा कलेक्ट किया जा चुका है और हम क्या कर रहे हैं, उससे वो डेटा ले रहे हैं। इसका मतलब ये हो गया सेकेंडरी सोर्स। तो अब इसके अंदर एग्जाम्पल भी हम एग्जाम्पल्स की बात कर रहे थे। कौन सा जो सोर्स है वो ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है, डिफरेंस बिटवीन भी हमने इसके पढ़े थे। तो अभी मैं आपको प्राइमरी सोर्स और सेकेंडरी सोर्स जैसे कि मैंने बताया आपको, तो उसके अंदर मैंने आपको कहा कि खुद एक पर्टिकुलर व्यक्ति फील्ड में जाता है, वहाँ से डेटा कलेक्ट करता है अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। तो ये पहली बार वो वहाँ से वो डेटा कलेक्ट कर रहा है। तो वो कौन सा सोर्स हो गया? प्राइमरी सोर्स हो गया। और एक किसी एजेंसी ने पहले कोई डेटा कलेक्ट किया था और हम केवल और केवल उस फील्ड में ना जाकर और उस एजेंसी के पास गए और उस एजेंसी को बोला हमको ये डेटा चाहिए। उसने क्या किया, पेन ड्राइव लिया और उसके अंदर वो डेटा डालकर दे दिया, बोला ये ले जाओ। तो अब मुझे प्रिया ये बता सकते हो क्या, दोनों डेटा जो कलेक्ट करने का तरीका है उनमें से ज्यादा एक्सपेंसिव तरीका कौन सा है? बताइए प्रिया, आपसे सवाल है मेरा। ओके। तो बेटा अभी मैंने आपको बताया था ज्यादा कुछ भी नहीं है। प्राइमरी जो सोर्स होता है वो आपका एक्सपेंसिव होता है एज कंपेयर सेकेंडरी सोर्स, क्योंकि प्राइमरी सोर्स को कलेक्ट करने के अंदर हमें वहां पर फील्ड में जाना पड़ता है, उसका खर्चा लगता है, ट्रेनिंग प्रोवाइड करवानी पड़ती है। ठीक है, उसका खर्चा लगता है, सैलरी देनी पड़ती है, उसका खर्चा लगता है, और भी बहुत सारी चीजें हैं अलग अलग, उनका भी एक्सपेंसिव लगता है। लेकिन सेकेंडरी सोर्स के अंदर अगर हम बात करें तो इतना ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं होता है। हम सिंपल वे के अंदर क्या करते हैं, सिंपल वे के अंदर हम क्या करते हैं कि उससे डेटा को कलेक्ट कर लेते हैं और इजीली हम क्या कर सकते हैं, उसको कलेक्ट कर सकते हैं डेटा को। तो इतना ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं होता है। तो आप समझ सकते हो कि ये प्राइमरी सोर्स तो एक्सपेंसिव होता है और सेकेंडरी सोर्स एक्सपेंसिव नहीं होता है। क्वेश्चन नहीं, तारा मामा की खुशी है। तारा मामा की खुशी। तो ये आपको समझ आया होगा स्टूडेंट्स कि
प्राइमरी और सेकेंडरी। अब हम बात करते हैं कि हम कहाँ कौन कौन से हमारे पास में मेथड्स होते हैं। तो वो हम मेथड्स की बात कर रहे थे कि कौन कौन से हमारे पास में अलग अलग मेथड्स हैं डेटा को कलेक्ट करने के, प्राइमरी डेटा को कलेक्ट करने के। तो जिसके अंदर मैंने आपको लिखवाया था सबसे पहले पर्सनल डायरेक्ट इन्वेस्टिगेशन, ये भी लिखवाया था मैंने। टेलीफोन इंटरव्यू ये बताया था। मेलिंग ये बताया था। इंफॉर्मेशन फ्रॉम लोकल सोर्सेज ये बताया था। तो हमारे मेथड्स हो गए थे क्या? मेलिंग बता दें, रक्षा कह रही है सर मेलिंग का एक बार बता दीजिए। मेलिंग का एक तरीके से रक्षा क्वेश्चनियर फॉर्म होता है। जैसे कि मेलिंग के अंदर हम क्या करते हैं, हम कोई भी पब्लिक से डेटा को यदि कलेक्ट करना चाहते हैं तो हम क्या करते हैं, जो भी एरिया है उस एरिया के अंदर, पूरे एरिया के अंदर हम एक पर्टिकुलर एक मेल करवा देंगे हमारा जो भी एक पर्टिकुलर डेटा होगा उसको, और उनसे वो कलेक्ट कर लिया जाएगा। जैसे कि हमने क्या किया, बाय पोस्ट सबके घर पे एक एनवलप क्वेश्चन का उसके अंदर डालकर और वो मैंने भेज दिया सभी को, और उन्होंने क्या किया, उसको रीड किया, उसको समझा, और फिर उसके बाद में उसके अंदर आंसर्स जो है यस और नो के अंदर जितना आपका पॉसिबल हो सके वो बहुत ही ज्यादा ब्रीफ होना चाहिए। क्योंकि काफी लोग क्या होते हैं कि इस तरीके के ध्यान नहीं देते हैं और छोड़ देते हैं, पटक देते हैं कि फालतू की चीजें हैं। तो इसमें आपको रेस्पॉन्स जो होता है वो बहुत ही कम मिलता है। जबकि बस इतना ही मैं कह दूं कि अगर डेटा को कोई जवाब भी देता है तो कैसे देगा, वो जो हम क्वेश्चंस भेजेंगे उसके अंदर यस या नो के अंदर ज्यादातर हम क्या करते हैं, हमारे आंसर्स मांगते हैं उनसे। तो वो क्वेश्चंस जो हमने उनको भेजे हैं एनवलप के अंदर वो निकालेंगे, रीड करेंगे, यस और नो के अंदर जवाब देंगे, और वहां पे दोबारा से मेलिंग का एड्रेस लिखा हुआ होगा वो वहां पर मेल कर देंगे उसको। तो फिर ये सभी चीजें जो उनसे कलेक्ट हुई है डेटा, यही डेटा क्या कहलाता है, मेलिंग, जिसको अपन क्वेश्चन या सर्वे भी कहते हैं। बताइए रक्षा। रक्षा समझ आया? ओके, तो आगे हम बात करते हैं। हाँ बिल्कुल अपूर्वा, तो रक्षा ने बिल्कुल इंटरव्यू ले लिया है मेरा और मैं पास हो चुका हूँ। तो अब नौकरी पे कब रख रहे हैं आप? अब देखिए एक और मेथड जो है, अच्छा इसी जॉब के लिए रख रहे हैं आप, चलो थैंक यू थैंक यू। एक आगे हमारा जो मेथड और है जिसका नाम है एन्यूमरेटर मेथड। एन्यूमरेटर मेथड, इसको आई थिंक मैंने लिखवा दिया था क्या ये वाला मेथड का नाम, एन्यूमरेटर मेथड। तो प्लीज इसको अगर नहीं लिखा है तो आप लिख लीजिए। एन्यूमरेटर, ENUMERATOR, दोबारा बोल रहा हूँ ENUMERATOR, एन्यूमरेटर मेथड।
एन्यूमरेटर मेथड। चलिए तो हम बात करते हैं एन्यूमरेटर मेथड क्या होता है। देखिए एन्यूमरेटर मेथड के अंदर एक पर्टिकुलर हम बात करें, एन्यूमरेटर एक व्यक्ति होता है जो कि बहुत ही ज़्यादा एक्सपीरियंस पर्सन होता है, जिसको अलग से एक एक्सपर्टाइज नॉलेज होती है, ठीक है ना। और हम क्या करते हैं, उसकी हेल्प लेते हैं, उसकी जो नॉलेज है उसको यूज करते हैं, और उसकी हेल्प से हम, क्योंकि क्या होता है उसको अलग अलग बहुत सारी लैंग्वेजेस की नॉलेज होती है। आज आप डेटा कलेक्ट करने जाते जाओगे तो आपको हिंदी आती है और इंग्लिश आती है, और किसी किसी को थोड़ी बहुत मारवाड़ी भी आती होगी, लेकिन बिहारी, बंगाली, ठीक है ना, और पंजाबी, पता नहीं इतनी सारी तरीके की लैंग्वेजेस हैं। तो वो आप वहां पे जाओगे तो उसको पूछोगे भैया तू क्या बोल रहा है, हमारे कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा। तो इस तरीके से आप वहां से डेटा को कलेक्ट नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपको तो केवल आप इंग्लैंड से आए हो तो आपको इंग्लिश का नॉलेज है, ठीक है ना, और इंडिया से बिलोंग करते हो इसलिए हिंदी का नॉलेज है, और राजस्थान से बिलोंग करते हो इसलिए आपको मारवाड़ी का नॉलेज है। लेकिन केरल के अंदर जाओगे तो फिर वो क्या क्या बोलेगा आपको समझ ही नहीं पाएगा, पुड़ु 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 करता रहेगा वो। तो इसके लिए ऐसे व्यक्ति की हमें बहुत ज्यादा जरूरत है जो कि उसकी लैंग्वेज को समझे, और उसका जो मतलब है, उसका जो सेंस है, वो क्या बोलना चाह रहा है, क्या क्या उसकी डिटेल है, वो हमें बता सके। तो इस वजह से हमें किसकी जरूरत पड़ती है, एक एन्यूमरेटर की जरूरत पड़ती है जो कि लैंग्वेज को समझ सकता है और हमें मदद करता है कोई भी डेटा को कलेक्ट करने में। तो वो एक पर्टिकुलर एक एक्सपीरियंस पर्सन होता है जिसको इस फील्ड के अंदर, कलेक्शन ऑफ डेटा के अंदर काफी टाइम हो गया वर्क करते हैं। तो उस केस में हम क्या करते हैं, एन्यूमरेटर को अपॉइंट करते हैं ताकि वो कोई डेटा को कलेक्ट कर सके और हमारी मदद कर सके, ठीक है। तो ये भी एक मेथड होता है जिसको कि हम अपनाते हैं डेटा को कलेक्ट करने के लिए, ठीक है। तो ये मेथड भी आपको समझ आया सभी को, एन्यूमरेटर मेथड? बोला सर बहुत बढ़िया, अच्छे से समझ आ गया। यस सर। बाकी स्टूडेंट, रक्षा, अपूर्वा, राकेश, सुधीर, तौशी, मुस्कान। अच्छा टॉपिक। और बाकी मेथड मैंने करवाए दिए थे। टेलीफोन इंटरव्यू आप सभी जानते हो, टेलीफोन इंटरव्यू आप सभी लोग जानते ही हो। तो ये कुछ मेथड थे वो जिनको मैंने आपको लिखवाए थे और उनको मैंने समझा भी दिया था, ठीक है ना। अब आपको बताइए इन मेथड्स के अंदर देखो मेथड्स के नाम, प्रिया नहीं आई थी तो एक बार मैं नाम तो बोल ही देता हूँ। पर्सनल इंटरव्यू मेथड, मतलब डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन करते हैं। वेरी गुड। और मेलिंग को हम बात करते हैं, मेलिंग जो कि अभी मैंने आपको समझाया था, क्वेश्चनियर को भी हम मेलिंग बोलते हैं, क्वेश्चनियर सर्वे। टेलीफोन इंटरव्यू होता है, और एक इनडायरेक्ट वर्बल इन्वेस्टिगेशन होता है। हम क्या करते हैं, डायरेक्टली इन्वेस्टिगेट नहीं करते हैं। और इनफॉर्मल इंफॉर्मेशन फ्रॉम लोकल सोर्सेज। और एक होता है एन्यूमरेटर मेथड, एन्यूमरेटर मेथड। तो ये कुछ मेथड्स जो थे वो हमने इसके पढ़े। अब हम बात करते हैं सेकेंडरी डेटा की। तो सेकेंडरी डेटा को वैसे तो मैंने इसका मीनिंग बता दिए थे क्या होता है, और डिफरेंसेस भी हमने सीखे थे कि जो सेकेंडरी डेटा है रिलायबल होता है या नहीं होता है, एक्सपेंसिव होता है या नहीं होता है, कहाँ कहाँ से कलेक्ट किए जाते हैं उसके भी हमने एग्जाम्पल, और क्या प्रोसेस होती है उसको कलेक्ट करने की, वो डेटा जो होता है वो ओरिजिनल होता है या नहीं होता है, डुप्लीकेट होता है क्या, और मीनिंग,
कौन इतना इम्पोर्टेंट एक्यूरेट है या नहीं है, वो सब चीजें हमने इसके अंदर सीखी थी। अब हम क्या करेंगे, जैसे हमने मेथड्स के बारे में बात करी थी, तो अभी जैसे एक हमने डिफरेंस बिटवीन के अंदर एक पॉइंट पढ़ा था, सोर्सेज डेटा, सेकेंडरी डेटा के सोर्सेज क्या क्या है, तो उसके अंदर मैंने आपको कुछ एग्जांपल दिए थे, आपको याद हो तो। गवर्नमेंट की पब्लिकेशंस आती रहती है टाइम टू टाइम, तो गवर्नमेंट ने कहीं से डेटा कलेक्ट किया होगा पहले से ऑलरेडी, ठीक है ना, और हमने क्या किया, जो गवर्नमेंट ने पब्लिश किया उस डेटा को वहां से ले लिया, ठीक है। तो ये एक तरीके से हमने तो कलेक्ट नहीं किया ना, हमने तो सिर्फ और सिर्फ क्या किया है, वहां पे कलेक्टेड हुआ हुआ डेटा पड़ा था, हमने बस वहां से उठाया और वो कलेक्ट कर लिया डेटा, ठीक है। बिल्कुल सही बताया रक्षा आपने, न्यूज़पेपर आर्टिकल ये सब चीज क्या है आपके सेकेंडरी डेटा के एग्जाम्पल है, ठीक है। कोई भी कमिटी गठित होती है, कमिटी बनती है, या कमीशंस को कोई भी पास करना पड़ता है, तो अब वहां पर कोई भी डिस्कशन चल रहा है, सारी बातें हो रही है मीटिंग के अंदर, और हाई मीटिंग की कमीशन चल रही है, एंड देन वहां पे कुछ आपने डिसीजन लिए, तो वो डिसीजन लेने के बाद में आपने क्या किया, उस डिसीजन का एक कंप्यूटराइज प्रिंट आउट ले लिया, और फिर उस प्रिंट आउट को सभी में क्या कर दिया, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो वो डिसीजन पहले ले चुके हैं वो, अब बस केवल वो सर्कुलेट हो रहे हैं, तो सर्कुलेट हो रहे हैं तो हम तो केवल वहां से वो क्या कर रहे हैं, कलेक्ट कर रहे हैं, तो वो सेकेंडरी सोर्स माना जाएगा, ठीक है। तो ये सारे एग्जाम्पल जैसे कि मैंने बताया था, जनरल हो गया, न्यूज़पेपर हो गया, कोई भी पब्लिकेशंस हो गए ट्रेड एसोसिएशंस के, या फिर आर्टिकल हो गए आपके, ये सारे आपके एग्जाम्पल है किसके, सोर्स ऑफ सेकेंडरी डेटा के। अब मैंने आपको बताया था सेकेंडरी डेटा के जो सोर्स होते हैं ना, उनको भी दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, तो वो कौन कौन से पार्ट है, कौन बताएगा। सेकेंडरी डेटा के कौन कौन से सोर्सेज, मतलब ये टाइप्स होते हैं, वो कौन बताएगा, मैंने लिखवाया भी है। वेरी गुड। तो एक हो गया पब्लिश्ड और एक हो गया नॉन पब्लिश्ड, बहुत बढ़िया बेटा रक्षा, आंसर आपने दिया, तो थैंक यू। और अब हम बात करते हैं पब्लिश्ड और नॉन पब्लिश्ड, मतलब अनपब्लिश्ड भी बोल सकते हैं। तो अभी जो जितने भी आपको मैंने एग्जांपल दिए थे ना, आपने भी जो एग्जांपल मुझे दिए हैं बेटा रक्षा, जैसे कि न्यूज़पेपर का एग्जांपल दिया, आर्टिकल का एग्जांपल दिया, ये क्या होते हैं, ये छपते हैं, तब हम उनको क्या करते हैं, रीड करते हैं, उनको पढ़ते हैं, ठीक है। तो वो क्या हो गए, एक तरीके से आपके पब्लिश्ड हो गए, जो कि आपको किसी ने पब्लिश किया था, और बस आपने क्या किया, उसको रीड किया है, कोई भी रिपोर्ट हो गई आपकी, ठीक है ना, तो वो क्या हो गई, पब्लिश्ड हो गई, और आपने उसको पढ़ा है। तो वो क्या, अभी जैसे तुम्हारे स्कूल है, स्कूल में अभी जैसे ग्रुप बना हुआ कोई भी, अब स्कूल वालों को कोई भी मैसेज आपको डालना है, तो वो मैसेज आपको कहाँ पे डालेंगे, आपके ग्रुप में डालेंगे, तो फिर आप सभी लोग उसको क्या करोगे, पढ़ोगे। तो ऐसे ही वो मतलब वहां से उसको डेटा को पब्लिश कर दिया आपके ग्रुप में, तो वो कौन सा हो गया, एक तरीके से पब्लिश्ड, ठीक है। तो एग्जाम्पल ये सारे ही हैं जो कि मैंने अभी अभी आपको बताया, गवर्नमेंट की पब्लिकेशंस, न्यूज़पेपर आर्टिकल्स, सेमी गवर्नमेंट पब्लिकेशंस, रिपोर्ट्स ऑफ कमिटीज, ठीक है, और पब्लिकेशंस ऑफ ट्रेड एसोसिएशंस, इंटरनेशनल पब्लिकेशंस, तो ये सारे आपके क्या है, पब्लिश्ड रिसोर्स है, जिसको कि कहीं ना कहीं पर क्या कर दिया जाता है, छाप दिया जाता है, फिर हम उसको कलेक्ट करते हैं रीड करके, तो वो क्या कहलाता है, आपका पब्लिश्ड सोर्स।
अब हम बात करेंगे अनपब्लिश्ड सोर्स के एग्जाम्पल की। तो आपको पता है कि ये कहीं पर भी जरूरी नहीं है कि जितने भी सारे डेटा होते हैं उनको कलेक्ट करके और उनको पब्लिश करने की जरूरत हो। जिनको हम पब्लिश कर देते हैं वो तो पब्लिश्ड सोर्स हो जाते हैं, और जो डेटा हम कलेक्ट करते हैं जिनको हम पब्लिश नहीं करते हैं वो कैसे रह जाते हैं, वो अनपब्लिश्ड रह जाते हैं, मतलब जिसको हम छपवाते नहीं है। तो अनपब्लिश सोर्स की अगर मैं बात करूं तो वो अलग अलग इसके भी कुछ एग्जांपल्स हैं। जैसे कि अगर मैं बात करता हूं कोई भी छोटी मोटी कोई प्राइवेट फर्म्स है, मान के चलो कोई भी आपके बिजनेस है, आप कोई परचूनी की शॉप है, ठीक है ना, आप गए होंगे जनरल स्टोर पे जाते हो, ठीक है ना, तो आप बताओ क्या वो आपके इस चीज को रिकॉर्ड करता है क्या? भाई आप देखो सुबह सुबह आप दूध लेने के लिए जाते हैं आपके आसपास की कोई भी शॉप पर, बताइए जाते हैं या नहीं जाते हो? दूध लेने के लिए तो गए होंगे ना कभी तो। ये लो, अपूर्वा तो कहती है कि सर मैं तो दूध ही नहीं पीती हूँ। बताओ, दूध दूध लेने के लिए नहीं गए बच्चे, इतना भी काम नहीं करते। देखो प्रिया कह रही है बिल्कुल सर, यस सर हम गए। राकेश कह रहा है नो सर, हमको तो घर पे बैठे बैठे हमारे मम्मी पापा लाके दे देते हैं और हम पी लेते हैं, घर पर आता है। चलो मैं घर पे आने की भी आपको बात बता देता हूँ। घर पे आता है तो वो उसको रिकॉर्ड करता है क्या कि रुको रुको रुको, दूध देने से पहले मैं आपको इसका पक्का बिल दे देता हूँ, ये लो कंप्यूटराइज बिल आपका इसका। अरे या फिर जो शॉप से लेकर आते हैं तो वो क्या आपको बिल बनाकर देंगे क्या? नो सर। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि ऐसा कोई भी डेटा जो आपने कलेक्ट किया है, और कोई बहुत सारी फर्म्स ऐसी होती है, ये तो मैंने ऐसे एग्जांपल ले लिया, कुछ फर्म्स ऐसी होती है जिनको अपना डेटा को रिकॉर्ड करने की जरूरत नहीं पड़ती है, कुछ प्राइवेट फर्म्स होते हैं, कुछ बिजनेस एंटरप्राइजेस ऐसे होते हैं, ठीक है ना, कुछ रिसर्च करने वाले जो होते हैं वर्कर्स, वो भी इस तरीके से वो अपने रिसर्च कर लेते हैं बस, लेकिन पब्लिश नहीं करते हैं। तो फिर वो क्या रह जाती है? अनपब्लिश्ड। क्या रह जाती है? अनपब्लिश्ड। तो इनको बोलेंगे हम अनपब्लिश्ड सोर्स। तो डिफरेंस आपने सुना होगा पब्लिश्ड सोर्स और अनपब्लिश्ड सोर्स का, तो समझ आया सभी को? ओके, अब हम बात करते हैं, फटाफट से सुनिए, एक टॉपिक डालिए, एक टॉपिक डालिए। while drafting questionnaire form, while drafting questionnaire form, while drafting questionnaire form, बेटा मैं बोल रहा हूँ सुनिए आप। बाकी स्टूडेंट्स को तो क्लियर है ना? रक्षा, प्रिया, सुधीर, राकेश, तौशी, वॉइस मेरी क्लियर है? देखिए बेटा अपूर्वा, मेरी वॉइस क्लियर है, तो प्लीज आप अपना वहां पे नेट चेक करिए, हो सकता है कि नेटवर्क की प्रॉब्लम आ रही हो, इस वजह से आपकी प्रॉब्लम आ रही है। तो मैं
आपको कहना चाहता हूं स्टूडेंट्स की आप एक हेडिंग डालिए नए टॉपिक की, वाइल ड्राफ्टिंग क्वेश्चनियर फॉर्म, वाइल ड्राफ्टिंग क्वेश्चनियर फॉर्म, while drafting questionnaire form, what important point, what important point, while drafting questionnaire form, what important point, while drafting questionnaire, what important point to be kept in mind, to be kept in mind. जब आप क्या करते हो, क्वेश्चनियर फॉर्म बनाते हो, मतलब आप क्या कर रहे हो, डेटा कलेक्ट करना चाहते हो, तो उसके अंदर एक फॉर्म बना रहे हो, उस फॉर्म के अंदर क्या कर रहे हो, क्वेश्चंस का एक सेट बना रहे हो, क्वेश्चंस बना रहे हो, क्वेश्चंस बना के क्वेश्चंस को बनाने के बाद में आप क्या करोगे, उन क्वेश्चंस को पब्लिक के सामने या फिर जो भी आप जिससे भी डेटा कलेक्ट करना चाहते हो उसके सामने उन क्वेश्चंस को रखोगे या फिर उनको पूछोगे। तो आपको क्या क्या चीजों का ध्यान में रखना चाहिए उस क्वेश्चनियर फॉर्म को बनाते समय, तो वो चीज आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है। अब वो क्या है देखो, एक एक मैं आपसे बात करता हूँ, पहला ही पॉइंट बता देता हूँ, रीजनेबल नंबर ऑफ क्वेश्चंस होते हैं, रीजनेबल नंबर ऑफ क्वेश्चन होने चाहिए उसके अंदर, जो आपको इंफॉर्मेशन चाहिए उसमें जो क्वेश्चंस आप दे रहे हो वो क्वेश्चंस कैसे होने चाहिए, रीजनेबल नंबर ऑफ क्वेश्चन, रीजनेबल मतलब कम क्वेश्चंस होने चाहिए, ऐसे नहीं है कि उसके अंदर 150 क्वेश्चन डाल दिए और फिर आप उनसे क्वेश्चंस के आंसर मांग रहे हो, क्वेश्चंस के आंसर दीजिए, तो वो ये सोचेगा कि पता नहीं मेरे को कौन सी आईएएस की एग्जाम दिलवा रहे हैं, क्वेश्चंस पूछ रहे हैं या फिर क्या नाम मेरे से कोई इंटरव्यू ले रहे हैं मेरा, या फिर अपने प्रोडक्ट के बारे में जानकारी ले रहे हैं, या फिर आईएएस का एग्जाम दिलवा रहे हैं। 150 क्वेश्चन उसके अंदर डाल दोगे तो एक बार के लिए तो वो पागल हो जाएगा, 150 क्वेश्चन, अरे भगवान इतने तो मैंने एग्जाम में नहीं करे जितने की ये मेरे से अभी ये इसके अंदर पूछ रहे हैं। तो क्वेश्चन कैसे होने चाहिए, बहुत कम। दूसरी बात, क्वेश्चंस छोटे होने चाहिए, एक लाइन के, ताकि वो फटाफट से उसको पढ़ ले और आंसर दे दे। ऐसे नहीं है पैराग्राफ पढ़ा, इतना बड़ा पैराग्राफ क्वेश्चन का जिसके अंदर 10 लाइनें हैं, अब अकाउंट्स का क्वेश्चन थोड़ी सॉल्व करने जा रहा है वो जो कि 10 लाइन पढ़ेगा, हे भगवान, वो तो कहेगा कि मुझे नहीं देने आंसर और फिर घर पे। और दूसरा, उसके आंसर्स भी हम जो उनसे मांगेंगे वो मात्र यस और नो में होंगे, यस और नो में होंगे। ऐसे नहीं हम उनको कह दें कि भैया आप इसको 10-10 लाइन लिख के दो हर क्वेश्चन की, तुम्हारा इंटरव्यू हो रहा है, वो तो कह देगा भैया इतनी मेहनत हमने हमारे एग्जाम में ही नहीं करी थी और आंसर देने में, तो तुम तो यहाँ पे हमसे डेटा कलेक्ट कर रहे हो, उसके अंदर हम 10-10 लाइन थोड़ी लिख के देंगे आपको, वो ऐसा फिर डेटा कलेक्ट भी नहीं हो पाता। यस और नो में तो क्या है, कोई ज्यादा दिक्कत नहीं। या फिर आपने क्या किया, क्वेश्चन लिखा, उसके आगे 2 बॉक्स बना दिए, एक यस का और एक नो का, तो नो का है वहां पे टिक कर दो नो, यदि आपका आंसर यस है तो यस पे टिक कर दो। तो टिक का भी एक मेथड होता है, तो आप टिक से भी आप अपना आंसर दे सकते हो, ठीक है। तो आगे हम कल कंटिन्यू, मतलब नेक्स्ट क्लास के अंदर कंटिन्यू करेंगे, आज के लिए इतना ही। आपको बताइए समझ में आया क्या, पहले हम जो बाकी 5 मिनट 4 मिनट बचे हुए हैं उसको, आपसे कोई भी चीज जो है आपको समझ नहीं आई है तो हम आपको पूछ रहे हैं, तो आप प्लीज आप बताइए। और सभी स्टूडेंट्स ये बताइए कि
जो इकोनॉमिक्स की जो क्लासेज अभी मैं चल रही है, तो वो आपको अच्छे से समझ आ रही है क्या? हाँ बिल्कुल सही कह रही है रक्षा। जो क्वेश्चंस हैं वो आपके कैसे होने चाहिए, इजी होने चाहिए, स्मॉल होने चाहिए, क्लियर होने चाहिए, ठीक है ना। और एक प्रॉपर उनके बीच में स्पेस भी होना चाहिए। ऐसे नहीं कि जब आंसर लिखते हो ना आप, तो हम कॉपी चेक करते हैं, हमको पता है कितनी बुरी तरीके से आंसर लिखते हो। ये एक लाइन लिखी, उसमें गैप भी नहीं छोड़ते हो, और उसी के ही नीचे उसको टच करते हुए आपने उसी के अंदर लिख दिया। अब दोनों को मिक्स कर दी लाइनों को, हमको पता भी नहीं चल रहा है कि आंसर क्या लिखा है। और भगवान, राइटिंग तो माशाअल्लाह, जिसकी बात ही नहीं कर सकते। तो ऐसा क्वेश्चन के अंदर अब की आपने कर दिया यदि, तो वो तो है ना, ऑन द स्पॉट वहीं पे खत्म हो जाएगा, कहेगा कि भगवान ये क्या दे दिया इन्होंने। तो इस वजह से थोड़ा सा क्वेश्चंस को जब हम फ्रेम करते हैं, अभी इसको लिखवाएंगे आपको, और भी बहुत सारी चीजें इसके अंदर बतानी है, ठीक है। सारे के सारे हंस रहे हैं, आज तक सही बात कह रहे हो, ठीक है। तो प्लीज, आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो वो आप प्लीज डिस्कस कर सकते हैं, और बता भी सकते हैं कि सर ये प्रॉब्लम आ रही है, और समझ आ रहा है तो भी बता सकते हैं कि सर बिल्कुल सर सही समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन मतलब क्वेश्चन NAIRE, ये मिलाकर ही लिखना है तौशीक, क्वेश्चन यार अलग अलग नहीं है, एक साथ ही मिलाकर लिखना है। हाँ समझ आ रहा है अच्छे से, बिल्कुल बेटा प्रिया। और भी अगर कोई डाउट हो प्रिया, तो प्लीज मुझसे आप कंसल्ट कर सकते हैं, और आप पूछ सकते हैं, ठीक है। वेरी गुड अपूर्वा, वेरी गुड राकेश, वेरी गुड रक्षा। तो आगे और भी इंटरेस्टिंग टॉपिक है, हम बहुत अच्छे अच्छे टॉपिक्स हैं जिसको हम करेंगे, तो आपको बहुत अच्छा लगेगा पढ़ते हुए। अब यस सर क्लियर है। तो ठीक है, आप जल्दी से जल्दी, जिसके पास बुक नहीं है तो प्लीज बुक्स का भी आप अरेंजमेंट कर लीजिए, क्योंकि अगर अभी बुक्स खरीद लेंगे तो आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी, नहीं अदरवाइज बुक्स वगैरह मार्केट के अंदर सेल हो गई तो फिर आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी। तो प्लीज़, जिसके पास बुक नहीं है वो बुक्स का भी अरेंजमेंट कर लीजिए। और हो सकता है कि अब हमारी जो स्टडी है, जो ऑनलाइन की जगह फिजिकल क्लास जो हम लेते हैं स्कूल के अंदर, वो भी जल्दी से जल्दी स्टार्ट हो। तो उसके लिए भी हम प्रयास कर रहे हैं, आगे जो गवर्नमेंट के डिसीजंस का वेट कर रहे हैं, और फिर उसके बाद में हमको स्टडी करनी है। तो ठीक है, आज के लिए हम इतना ही करते हैं। थैंक यू, ओके बाय।